बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम आज मेनली बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली ये आपके पास एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। इट्स मीन कि कोई चीज़ जो है उसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, स्मॉलर सब यूनिट्स को कंबाइन करके लार्जर सब यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसके अंदर आप कह सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंडरगोनिक रिएक्शन, जिसके अंदर जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उसको किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एंडरगोनिक। और साथ ही साथ हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और साथ ही साथ रिडक्शन दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। और उसके साथ ये एक ऑटोट्रॉफिक जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिकली आपके पास प्लांट्स हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन देखें, इक्वेशन में देखें यहाँ पर, ये मैंने इसकी नेट इक्वेशन लिखी है, वो क्या है 6CO2 प्लस 6H2O। आपने किसी जगह पर पढ़ा होगा कि 12H2O है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर अगर 12H2O हो तो इधर 6H2O निकल जाता है। तो नेट मैंने जो है वो लिखी है 6H2O, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मालिक्यूल, ये वो ऑक्सीजन है जो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ये बेसिकली इसका क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है और ये हमारी बका के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन दैट इज ऑक्सीजन। अब होता क्या है, देखें आप, अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें आप, ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो अगर आप इसको देखते हैं कि ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन्स ऐड हो रही हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कहलाती है, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस कौन सा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस होकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जा रहा है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके पास वाटर है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और ये अल्टीमेटली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों रिएक्शन हो रहे हों दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम इसके रिएक्टेंट्स की बात करें तो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से, कौन कौन सी चीज़ें जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को कैरी करती हैं, आपको पता है मेन कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो मेनली आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो 0.03 से 0.04 जो है एयर के अंदर मौजूद है। और जितने भी आपके पास एयर के अंदर या जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं, फंजाई मौजूद है, लाइकन्स मौजूद हैं, साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं, ये तकरीबन 10% जो होती है ना फोटोसिंथेटिक रिएक्शन उसको कैरी करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर आपके पास बेसिकली यहाँ पर मैं लिख दूं एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद होती है। वहाँ से प्लांट इसको गेट करते हैं और ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का जो टोटल 90% फोटोसिंथेसिस है वो किसकी मदद से होती है, एक्वेटिक लाइफ की जो है वो मदद से होती है। और साथ ही साथ इसमें जो है वो मैंने आपको बता दी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ये वो ग्लूकोज है जिसको हम अपनी फूड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये रोल था यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो ग्लूकोज है ये नहीं बन पाएगी। जब ग्लूकोज नहीं बन पाएगी तो इस दुनिया पे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे क्या है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो तो कैरी ऑन हो जाएगा, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा।
फिर उससे हमें फूड जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये है आपके पास रोल ऑफ कार्बन। अगर कार्बन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगी, तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। रोल ऑफ वाटर, वाटर जो है इस रिएक्शन के अंदर क्या रोल प्ले करता है? वाटर की होती है फोटोलाइसिस। नाउ व्हाट इज फोटोलाइसिस? ये जो मैंने बना रखी है ये लाइट एनर्जी है। तो ये जो सनलाइट है इसकी प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा जाता है, और ये एक एंजाइमेटिक एक्शन होता है। एंजाइम ये काम कर रहे, तो वाटर को तोड़ा जाता है 2 हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन्स के अंदर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस हाफ O2। अगर यहां पर मैं 2 वाटर कर दूं तो 4 आपके पास क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन है जिसको हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। इस पर एक डिबेट हो रही थी। कुछ कहते थे साइंटिस्ट कि ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन से। कुछ कहते थे वाटर से। तो यहाँ पर वैन नील जो था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने रेडियो एक्टिव जो ऑक्सीजन थी O18 उसको यूज़ किया। पहली दफ़ा उसने क्या किया? इस O18 को किसके लिए इस्तेमाल किया? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो वो क्या देखता है कि ये जो O18 है ये किसके अंदर आई? ग्लूकोज के अंदर। जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ये नॉर्मल थी 16 वाली। तो उसने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया उसने ये जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही थी इसको O18 कर दिया, रेडियो एक्टिव ये जो थी इसने इस्तेमाल की। तो वो क्या देखता है? जो ऑक्सीजन बाहर लिबरेट हो रही थी बेसिकली उसके अंदर क्या थी? ये ऑक्सीजन थी। तो यहाँ से उसने फाइनलाइज कर दिया कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो कहाँ से हासिल होती है? वाटर से, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर रिएक्शन के अंदर मेंशन करके दे दिया है। तो ये था जी यहाँ पर रोल ऑफ वाटर। वाटर ये जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसके अंदर जी स्कीम आती है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आता है। ATP की सिंथेसिस के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। NADPH की सिंथेसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं की एनर्जी को बार बार इन्हीं को एक्साइट करवाया जाता है और फिर इस तरह से उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जो ATP और NADPH बनाए जाते हैं। तो वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद हमारे पास आती है लाइट। लाइट जो है डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और ये फोटॉन की फॉर्म में ऊपर से नीचे आ रही होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है तो इसको स्टडी करने के लिए हमें एक स्पेक्ट्रम देखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। तो वो जो है ओवरऑल कहाँ से शुरू होता है? 10⁻⁻14 से, जहाँ से गामा रेज स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पर होता है? AM पर 10⁻4 जो है नैनोमीटर, उस पर आके ये एंड होता है। उसमें एक पर्टिकुलर छोटा सा रीजन है दैट इज विजिबल लाइट, और वो विजिबल लाइट कहाँ से शुरू होती है? वो होती है विब गायोर से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसी तरह से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और आपके पास कौन सी है? दैट इज रेड। और इसकी वेवलेंथ पूछी जा सकती है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जो है वो आपके पास क्या है? विजिबल लाइट आती है। इस विजिबल लाइट को प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है उसको कैरी ऑन करेंगे। तो जो आपसे ये भी रीजन पूछा जा सकता है कि जहां पर ये वायलेट स्टार्ट हो रही है उससे पहले कौन सा रीजन है? दैट इज अल्ट्रा वायलेट। और इंफ्रारेड जो है वो रेडिएशन जो आर आपके पास है, रेड के बाद जो स्पेक्ट्रम है उसमें कौन सा रीजन आ जाता है? दैट इज IR, इंफ्रारेड रीजन आ जाता है। उसके बाद रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये लाइट और इनका रोल आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही लाइट को क्या कर रहे होते हैं? कैप्चर कर रहे होते हैं। और स्पेशली कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड आपके पास। इसमें से जो स्पेशली वायलेट, इंडिगो, ब्लू है और ऑरेंज, रेड है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ग्रीन और येलो को समवट वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें प्लांट्स का कलर जो है वो ग्रीन नज़र आता है। क्योंकि अगर आपको कोई नज़र आ रहा है कलर, फॉर एग्जांपल आप ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है कलर, ये बाकी सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रेड कलर आपकी आइज़ में रिफ्लेक्ट होकर पड़ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इस वजह से हमें ये रेड नज़र आ रहा है। तो प्लांट हमें ग्रीन नज़र क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रीन कलर, उसमें जो ग्रीन कलर की वेव लेंथ है तकरीबन 550 बनती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती, बाकी जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इंशाल्लाह हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। प्लांट्स के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उसमें कैरोटीनाइड्स आ जाते हैं, ज़ैंथोफिल आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आपके पास आ जाता है। लेकिन जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल होती है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो यहाँ पर हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बताना ज़रूर समझा क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद होता है।
अगर हम कैरोटीनाइड्स की बात करें, कैरोटीनाइड्स कैरेट से निकला हुआ है, तो कैरेट का कलर क्या होता है आपको पता है, कैरेट का कलर होता है रेड टू वर्ड ऑरेंज, यानी कि रेड से ऑरेंज तक इनकी जो है वो रेंज है, मतलब इसका कलर है। साथ ही साथ ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 440 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये कैरोटीनाइड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना पड़ा है, ये देख लें, और ये 440 से 480 तक तकरीबन जो है वो इंडिगो और ब्लू रीजन जो है ये वाला आता है। तो यहाँ पर ग्राफ देखें ये मैक्सिमम है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ज़ेंथोफिल्स की, ज़ेंथोफिल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो येलो टू ऑरेंज इनका कलर है। ये कलर आपसे पूछा जा सकता है और ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 490 नैनोमीटर्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस रीजन के अंदर आपको तकरीबन जो है वो 490 नैनोमीटर की जो लाइट है, तकरीबन ब्लू रीजन आता है इसके अंदर, ब्लू से थोड़ा सा आगे ये ज़ेंथोफिल इस स्पेसिफिक रीजन को क्या कर रहे होते हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं, ये ऐसे, और समवट ये जाके ऑरेंज वाली जो जगह है वहां पर भी लाइट को ये क्या करते हैं, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इनकी 490 पर होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इनका डिफरेंस जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल बी का जो है वो येलो ग्रीन है। ये पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से ये 430 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं प्लस 670 नैनोमीटर। देख लें, क्लोरोफिल ए की बात करते हैं तो ये आपके पास जो रीजन है 430 तकरीबन इंडिगो और ब्लू रीजन आता है आपके पास, और फिर ये कौन सा करते हैं 670, जिसमें आपके पास कौन सी लाइट आती है, रेड। यानी कि ब्लू और रेड रीजन को ये क्या कर रहे होते हैं, इस लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर देख लें, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक बात है कि ये ऑप्टिमम जो है वो 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अगर अकेले एब्जॉर्ब करें तो। लेकिन चूंकि ये रिएक्शन सेंटर होता है, इसके साथ एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं, वो इसकी वैल्यू को बढ़ा के 670 नैनोमीटर तक लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जो आपके पास क्लोरोफिल बी है ये 460 से 640, इसको उल्टा देना, 460 एंड 640 नैनोमीटर की लाइट। अब ये भी किस रीजन में आता है, ब्लू रीजन में आता है, और ये आपके पास किस रीजन में आता है, रेड, ऑरेंज रेड रीजन के अंदर आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें आप लोग। क्लोरोफिल बी में भी देखें, ये आपके पास ब्लू रीजन में लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये तकरीबन ऑरेंज और रेड वाला रीजन जो है इसके अंदर ये एब्जॉर्प्शन अपनी शो करता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इसके फार्मूले में आपके पास जो है इसके अंदर कोन CHON, कोन mg, ये बात याद रखें। सी फॉर जो आपके पास सी फॉर कार्बन है वो 55 होते हैं क्लोरोफिल ए के केस में, हाइड्रोजन 72 होते हैं, ऑक्सीजन 5 होती है, नाइट्रोजन 4 होती है, और मैग्नीशियम आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह से क्लोरोफिल बी का जो है C55 H70, और जो आपके पास है ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम इसके पास मौजूद होती हैं। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जो आपके पास क्लोरोफिल ए है इसमें जो इसकी पायरोल रिंग होती है, सेकंड पायरोल रिंग पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। इस केस में क्या होता है कि सेकंड पायरोल रिंग पर क्या है, आपके पास CHO कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। किस पोजीशन पर, सेकंड पायरोल पर। बाकी दोनों इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप का और आपके पास मिथाइल ग्रुप का जो है इनमें डिफरेंस होता है। उसके बाद जो आपके पास क्लोरोफिल ए है ये रिएक्शन सेंटर होता है, एंड क्लोरोफिल बी जो है ये एक एसेसरी पिगमेंट है। ये अपनी लाइट एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए को दे देगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आता है हमारे पास। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर, अगर इस पे आप पूरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो वो मेरा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। इसका होते हैं 2 रीजन, एक होता है हेड और दूसरी होती है फाइटोल टेल। हेड जो होता है ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होता है, एंटीना कम्प्लेक्स होता है जो लाइट को कैप्चर करता है, और इसके अंदर बेसिकली पोरफायरन रिंग मौजूद होती है। पोरफायरन रिंग के 2 हिस्से हैं, उसके अंदर 4 रिंग होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है, जो कि आगे फिर मैग्नीशियम के साथ जुड़ी हुई होती है। दीज आर कॉल्ड पायरोल रिंग। चूंकि 4 हैं तो हम इसको बोलते हैं टेट्रा पायरोल रिंग। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इसके दरमियान में एक मैग्नीशियम का आयन होता है। इसकी वैलेंसी एक दफ़ा पूछी गई थी कि मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द
क्लोरोफिल ए इन द फॉर्म ऑफ Mg था, Mg रेडिकल था, Mg पॉजिटिव एक था और Mg पॉजिटिव पॉजिटिव था। तो जो आपके पास आंसर है दैट इज Mg पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास फाइटोल टेल की बात की गई है। फाइटोल टेल जो होती है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने होते हैं 20 एंड हाइड्रोजन 39 होते हैं और ये एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रखती है। हाइड्रोफोबिक है, यही वजह है कि थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये एंकर हो जाती है और ये मिल के किस से बनी हुई होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आइसोप्रीनाइड यूनिट से। आइसोप्रीनाइड यूनिट्स मिलते हैं, टर्पीन्स जिनको हम बोलते हैं, तो ये क्या बना देते हैं आपके पास फाइटोल टेल। फाइटोल टेल क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल को, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एंकर करेगी और जो आपके पास पोरफायरन रिंग है ये लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब ये सारी बातें मैंने की, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताना है। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ये इस विजिबल लाइट की एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है कि कौन सी लाइट कौन सा पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ज़ैंथोफिल जो है वो ब्लू रीजन एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से आपके पास कैरोटीनाइड भी तकरीबन ब्लू रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल बी ब्लू में भी ज़्यादा करता है और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ऑरेंज और रेड रीजन के अंदर भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से जो है क्लोरोफिल ए वो भी ब्लू और रेड दोनों जो रीजन्स हैं इसकी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो इट टेल्स अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ रिलेटिव वेवलेंथ। जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसमें किस जगह पर एब्जॉर्प्शन हो रही है ये आपको बताता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब आप एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं इट शोज रिलेटिव इफेक्टिवनेस। ये रिलेटिव इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है, ये बताता है कि काम कितना किया है। और जो आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम होता है डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का देखा गया। जब क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम देखा गया तो बड़ी हैरानी हुई। क्लोरोफिल ए के अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू और रेड रीजन है, लेकिन यहां पर देखें ये वायलेट रीजन भी एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पर अपना वर्किंग शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये येलो से ग्रीन को सिर्फ थोड़ा सा कम किया, लेकिन येलो से ऑरेंज तक ये देखें कि इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है। ये वही बात है, मैं एग्जांपल यहाँ पे हमेशा कोट करता हूँ कि मैं एक बच्चे को 10 रुपये देता हूँ, वो क्या करता है कि 90 रुपीज़ अपने पास से डाल के 100 रुपीज़ की चीज़ मुझे ला के दे देता है। मैंने तो बड़ा खुश होना है क्योंकि मैं इनपुट थोड़ी दे रहा हूँ, आउटपुट मुझे जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो सेम ऐसी बात है कि जो आपके पास क्लोरोफिल ए है ये एक रिएक्शन सेंटर के तौर पे काम करता है। जो जी स्कीम हम आगे पढ़ेंगे ये बेसिकली क्लोरोफिल ए ही रन करता है। ये सारे पिगमेंट से लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल कैरोटीनाइड ने जो सूरज से रोशनी एब्जॉर्ब की इस रीजन के अंदर उन्होंने क्लोरोफिल बी को दे दी। सिमिलरली ज़ैंथोफिल ने जो दी वो भी क्लोरोफिल बी को दे दी गई और क्लोरोफिल बी ने किसको दे दी डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ए। तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो किस पर आगे पड़ जाती है, क्लोरोफिल ए। यही वजह है कि क्लोरोफिल ए का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो जो आपके पास उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से काफ़ी डिफ़र करता है। डिफ़र कैसे करेगा, इसकी जो दरमियान वाली वैली है वो नैरो है, लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो दरमियान वाली वैली है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वाइडर है, थोड़ी सी बड़ी है, खुली है। इस तरह से इसमें इसके मुताबिक इसको काम कम करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये बाकी सब से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता तो ये रिलेटिव इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा शो करता है। इसके मुताबिक इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लू और रेड वाले रीजन के अंदर अपना काम करना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट ग्रीन वाले हिस्से में कम करता और बाकियों में ये क्या करता है, अपना ज़्यादातर इसने क्या किया है, मैक्सिमम वर्क जो है वो शो करवाया। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और क्लोरोफिल ए को दे देंगे। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।